Good afternoon, हेलो। sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून वीडियो सर। पिक्चर ठीक है वीडियो की? Yes, sir. वॉइस ओके? क्लियर Yes, सर। sir. Yes. चलो लेट मी स्टार्ट। आज का जो लेक्चर है उसको थोड़ा ध्यान से करना कि बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। राइट, स्ट्रेस हो गया अपने पास। नॉर्मल स्ट्रेस इज सिग्मा एंड shear stress is tau. We have already learned, right? Yes, sir. Okay. अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं अभी छोड़ रहा हूँ, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ क्या है ना? तो इसमें ये लेक्चर से पहले आफ्टर 4 एंड स्टार्ट ऑफ 5 दोनों के बीच में एक छोटा सा लेक्चर होता है आधे घंटे का। तो वो अभी समय की उपलब्धता कम है, इसलिए उसको मैं ओमिट कर रहा हूँ। आगे उसको फिर कवर करेंगे, है ना? तो क्योंकि आपके इसके बाद आपको इस लेक्चर के बाद या अगले लेक्चर के बाद आपको प्रॉब्लम दे दी जाएगी, तो यू मे बी एबल टू सॉल्व। उसके बाद अपन वाइब्रेशन चालू करेंगे। तो हुक्स लॉ कुछ भी नहीं है। हुक्स लॉ में क्या है, हुक्स लॉ को पढ़ने से पहले अपन ने जस्ट वी हैव लर्नड नॉर्मल स्ट्रेस। ये इंड्यूस जब होगा जब बॉडी के अंदर अप्लाइड लोड जो है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव है, राइट। और दूसरा है शियर, डिफॉर्म, जो बॉडी को डिफॉर्म करेगा, डायमेंशन चेंज नहीं करेगा, है ना। तो पहले लोड था, नॉर्मल लोड, द लोड इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेस एंड नाउ द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड लोडिंग। कि लोडिंग के कारण बॉडी में क्या हो रहा है, स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। तो स्ट्रेस इंड्यूस तो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो गया, रेजिस्टेंस फोर्स। अब उसका इफेक्ट क्या होगा स्ट्रक्चरल बॉडी पे, उस अप्लाइड लोड का इफेक्ट क्या होगा, राइट। बिकॉज इट इज नॉट ए परफेक्टली सॉलिड, इट इज डिफॉर्मेबल बॉडी। तो बॉडी गेट्स डिफॉर्म एज पर द नेचर ऑफ द लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी, राइट। अब मैं ये ले लेता हूँ छोटी सी चीज, इट इज द टेंसाइल लोडिंग, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इट इज राइट। ओरिजिनल लेंथ इज एल, original length is L. We are discussing about this diagram, right? ठीक है। Yes, sir. अब आप इसको ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? P, A और L, तीन चीजें हमें नजर आ रही हैं, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया नजर नहीं आता, साइड में है ना। लेंथ L जो मुझे दिख रही है पिक्चर में सामने अभी, और लोड अप्लाइड P। तो पहली चीज तो ये है कि हाउ वी कैन अप्लाइड लोड P। मुझे सपोज करो एक ह्यूमन बीइंग जो लोड लगाता है वो 425 न्यूटन लगाता है, सपोज 400 न्यूटन का लोड एक आदमी लगाता है एक बॉडी के ऊपर फिजिकली। अगर वो ये लोड 425 न्यूटन के बराबर है, दैट इज ओके। तो उसके लिए क्या ये डायग्राम सही है, या इसमें कुछ चेंजेस होंगे या कुछ एजम्पशन इसके अंदर होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये जो डायग्राम है इट इज परफेक्टली ओके, और इसमें कुछ छुपा हुआ है, कुछ एजम्पशन इसके अंदर है regarding the magnitude of load acting on the body. Magnitude. How we can apply directly 425 Newton
और समथिंग जो भी आप फोर्स लगा सकते हैं बॉडी पे, हाउ वी कैन अप्लाई फिजिकली। आइटनरी जनरेट कर लेते हैं आपकी। हम्म, हम्म, हो गई। हाँ, बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लोड कैसे लगाओगे बॉडी के ऊपर आप? देखो, ये स्केच पेन, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो, इसके इस स्केच के पेन के ऊपर अपन टेंसाइल लोड लगाना चाह रहे हैं। तो टेंसाइल लोड दो तरीके हैं, या तो अपन इसको ऐसे दोनों हाथों से पुल करें बाहर की तरफ, है ना, या इसको पकड़ लें, इसको होल्ड कर लें, इसको खींच लें, या इसको होल्ड कर रहे हैं, इसको खींच लें, एक ही बात है, तीनों चीज सेम है। गेटिंग? यस सर। ये यमुनेश कौशिक प्रॉब्लम ही करता है ये लेट। हाँ, है ना, तो तीनों फिगर सेम है। अब मैं कह रहा हूँ अप्लाइड लोड पी, अप्लाइड लोड पी में क्या इस पर डायरेक्टली लगा सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? हाउ वी कैन अप्लाई डायरेक्टली लोड पी? 100 न्यूटन का लोड मैं इस स्केच पेन पे क्या डायरेक्टली लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ? और लगा सकता हूँ तो कैसे लगा सकता हूँ, और नहीं लगा सकता हूँ तो क्यों नहीं लगा सकता? दैट इज द क्वेश्चन। सर लगा सकते हैं हाउ? सर, फिजिकली विद द यूज ऑफ एनी सिंपल मशीन। मशीन छोड़ो, ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ मैं। ये हाथ है मेरा, हाथ से ही खींच रहे हैं अपन तो। सर एक्सेल डायरेक्शन से अगर खींचे इसको तो लगा सकते हैं। हाँ, वही खींच रहे हैं, वही खींच रहे हैं, वही खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो इस स्केच पेन को अब स्केच पेन के ऊपर अपन को लोड लगाना है, टेंसाइल लोड लगाना है। इसके दो तरीके मेरे हिसाब से हो सकते हैं। लोड का मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, वो दो तरीके कौन से हो सकते हैं, और दोनों टेंसाइल नेचर के हैं। इसको मैं पुल करना चाह रहा हूँ। हाउ वी कैन पुल? इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, अदरवाइज वी कैन मूव फर्दर एंड एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल और समथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है इसमें। मैंने जो लिखा है डायग्राम में, इसका मतलब समझ में आना चाहिए क्या, क्यों लिखा है, क्या लिखा है। पेपर पे कोई चीज आ रही है तो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। देखो, दो तरीके हैं, है ना। ठीक है, देखो दो तरीके हैं लोड लगाने के। पहला तरीका तो लोड लगाने का ये है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यूनिफॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू, जहां तक आप लगा सकते हैं। तो देखो, मैं इस स्केच पेन को होल्ड कर ले 2 मिनट के लिए। नाउ अप्लाइड द लोड, इसको हटाए 2 मिनट के लिए। अप्लाइड द लोड, है ना, जैसे ये बढ़िया एग्जांपल है, सामने दिख रहा है, ये लो, है ना। मैं इसको देखो खींच रहा हूँ, है ना, ये ढक्कन निकल ही नहीं रहा, है ना। अप्लाइड लोड में धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, यू कैन फील इट प्रैक्टिकली, राइट? यस सर। है ना, मैं लोड लगा रहा हूँ, है ना। अब लोड अभी लगाया हूँ, नहीं खींच रहा है। थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, अभी भी नहीं आ रहा, और बढ़ा रहा हूँ, नहीं आ रहा, और बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे बढ़ा, ये फाइनली निकल गया। तो ये जो लोड है, ये जो लोड है, ये जो लोड है, इट इज लोड वर्सेस टाइम, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन स्टैटिक लोड। इट इज कॉल्ड स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ही ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा जीरो से स्टार्ट। वीडियो इज क्लियर? यस सर। ओके, स्टार्ट फ्रॉम जीरो मैग्नीट्यूड एंड धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मैं धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ, धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ, धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ, बस मैं इतना लगा सकता हूँ। उसके बाद में कांस्टेंट लोड है, उसके बाद में कांस्टेंट लोड है ना। जेसीबी कोई क्रेन है, उसने स्कूटर को उठा रखा है या कार को उठा रखा है, लिफ्ट कर रखा है ना। वो ले जाते हैं, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं कई बार। तो उठा के जब ले जाते हैं, उसके बाद जब वो जमीन पे रखते हैं, तो वो देखा है आपने सीन, यस सर। है ना। तो उठा के पटकेंगे नहीं ऊपर से उसको, अदरवाइज टूट जाएगी।
तो उसको क्या करते हैं अपन, उस बॉडी को होल्ड किया हुआ है, जस्ट पहले टच करेंगे अर्थ के, उस समय लोड 0 है अर्थ पर, फिर धीरे धीरे उसको धीरे 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 छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। फाइनली द टोटल वेट ऑफ द कार अब ये जमीन के ऊपर आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। धीरे धीरे, और स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे बढ़ा है, उसके बाद में कांस्टेंट लोड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक लोड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक, है ना? तो स्टार्ट फ्रॉम 0, इंक्रीज यूनिफॉर्मली, स्लोली, स्लोली, द वर्ड इज स्लोली, स्लोली इज द की पॉइंट, स्लोली इंक्रीजिंग। कब तक लगाना है? जब तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। एंड आफ्टर दैट द कांस्टेंट इज द कर्व फॉर स्टैटिक लोडिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो दिस P, मैं जो इसके ऊपर लोड लगा रहा हूं, जब तक कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो इस लोड का मतलब यह है कि एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 0 to P। एक्चुअलिटी में क्या लिखा हुआ है? 0 to P। बट अंडरस्टूड बार बार में 0 to P 0 P 2 नहीं लिखेंगे, एक बार में लिख देते हैं P। लेकिन ये चीज़ के अंदर हाइड है, छुपी हुई है, अंडरस्टूड, है ना? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लोड ये P सीधा मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड पहले स्टार्ट 0 से हुआ है, उसके बाद में P तक पहुंचा है। आर यू गेटिंग? यस सर। है ना? तो ये 0 से P, ये स्टैटिक लोड हुआ। तो हमने जो लोड अप्लाई किया है अभी एनालिसिस के लिए, ये 0 to P। और दूसरा तरीका क्या है लोड लगाने का? इंस्टेंट लोड, इंस्टेंट लोड, है ना? मतलब लोडिंग विद वेलोसिटी, वो आगे आएगा, दैट इज डायनेमिक लोड। दैट इज सिंपली डायनेमिक मे बी क्लासिफाइड इनटू साइक्लिक और इम्पैक्ट। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर शॉर्ट कि डायनेमिक लोड, है ना, वेरी कुछ बढ़ता घटता रहेगा, डायरेक्शन भी बढ़ सकती है, डायरेक्शन भी बदल सकती है, मैग्नीट्यूड बदल सकता है, दोनों बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो डायनेमिक मे बी साइक्लिक लोड और मे बी इम्पैक्ट लोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। साइक्लिक लोड इज नथिंग बट, ये सब ये स्केच पेन है, इसके ऊपर मुझे साइक्लिक लोड लगाना है। तो साइक्लिक लोड दो तरीके हैं, या तो आप बदलो मैग्नीट्यूड, या आप बदलो डायरेक्शन, या दोनों बदल लो। मतलब इस बॉडी को खींचो दबाओ, खींचो दबाओ, खींचो दबाओ। इट इज द केस ऑफ डायनेमिक लोड। सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन डिफर, टेंसाइल कंप्रेशन, टेम्परेचर कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन। इट इज केस ऑफ डायनेमिक, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, राइट? इट इज डायनेमिक लोड। यस सर। दूसरी चीज, डायरेक्शन कांस्टेंट रखो और मैग्नीट्यूड बदलो। अभी अभी क्या हो रही है? मैग्नीट्यूड सेम है बॉडी के ऊपर, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन बदल रही है। बॉडी का बिहेवियर बदलता रहेगा, लेंथ बढ़ेगी घटेगी, है ना? लेकिन ये तो हो गया कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। अब मुझे चाहिए कि डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड बदले। तो एग्जांपल कहां से लाऊं? लाइक ए ब्रिज, ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर जो लोड रहता है इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, सारा का सारा लोड वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ लोड एक्टिंग ऑन द ब्रिज इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। अब लोड वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट मैग्नीट्यूड बदलता जा रहा है। कभी कोई ट्रक आ गया, कभी कोई कार आ गई, कभी कुछ भी नहीं है, कभी बहुत सारे आ गए। मैग्नीट्यूड में चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? तो इस डायनामिक का मे बी साइक्लिक और मे बी इम्पैक्ट। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड, ब्रिज के ऊपर लोड लग रहा है, साइक्लिक लोड। बट इम्पैक्ट लोड इट मीन्स द नथिंग इम्पैक्ट द लोडिंग जस्ट वेट, मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ पेपर को। लोडिंग विथ वेलोसिटी, लोडिंग विथ वेलोसिटी, ऊपर से पकड़ के छोड़ दिया, है ना? ऊपर से स्केच पेन लिया, इसको छोड़ दिया, है? जो लोड लगेगा, तो लोडिंग विद वेलोसिटी जो होगा वो होगा इम्पैक्ट लोड। गेटिंग? बात में आ रही है? यस सर। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर पूरे क्यूरिकुलम में जो लोड का नेचर है वो क्या है? स्टैटिक, नॉट डायनेमिक। हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो क्या मान के चल रहे हैं कि लोड स्टैटिक है।
डायनेमिक साइक्लिक नहीं है, डायनेमिक नहीं है मतलब साइक्लिक नहीं है, और इम्पैक्ट नहीं है। कुछ भी जब तक नहीं कहें तब तक लोड इज एज्यूम टू बी स्टैटिक। बात समझ आ गई? Yes. इन शॉर्ट मैं बात कर देता हूं मटेरियल की। अब आपने मटेरियल कुछ पढ़ा है क्या? थर्ड सेमेस्टर में कुछ था क्या वैसे? कुछ टाइप्स ऑफ मटेरियल थे कुछ? डक्टाइल मटेरियल ऐसे कुछ थे क्या? No, sir. ये तो नहीं, क्या थर्ड सेमेस्टर में नहीं था कोई सब्जेक्ट ऐसा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस? Sir, aircraft material engineering was a subject, but it yet haven't been taught completely. नहीं, एक्चुअली दीज आर द बेसिक थिंग अबाउट मटेरियल। अगर मटेरियल स्टार्ट हो रहा है तो ये तो बेसिक हुआ। Yes, Without sir. आप कैसे एक मटेरियल को पढ़ ही नहीं सकते आप। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? फिर दिक्कत आएगी। ये मटेरियल सबसे पहले अपन इसको क्लासीफाई तो करें, है ना? एयरक्राफ्ट मटेरियल इंजीनियरिंग। एयरक्राफ्ट इज ए सेपरेट थिंग, मटेरियल इज ए सेपरेट थिंग, इंजीनियरिंग इज ए सेपरेट थिंग। उसको बाद में अपन कंबाइन कर रहे हैं, राइट? सो नाउ मटेरियल, है ना? तो हम डिस्कसिंग घूम फिर के कहाँ आएंगे? घूम फिर के इस पे आ जाएंगे, हुक्स लॉ पे आ जाएंगे अपन अभी 2 मिनट में, है ना? तो मटेरियल दो होते हैं, एक तो कह सकते हैं डक्टाइल मटेरियल, ये होता है ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, दो टाइप के मटेरियल अपने पास अवेलेबल है। एक क्लासिफिकेशन में ही अपने पास आंसर है कि मटेरियल में बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज एज पर द नेचर ऑफ द मटेरियल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। तो है ना, डक्टाइल क्या नाउन है एडजेक्टिव है? It's an adjective, sir. और डक्टिलिटी? Ductility is an adjective, sir. While Ductility material is a noun and ductility is it adjective? ductility is a हाँ, समझ गए ना आप? तो डक्टाइल इज सिंपली नाउन, है ना? तो डक्टाइल से जुड़ा हुआ है डक्टिलिटी, और ब्रिटल से जुड़ा हुआ है ब्रिटलनेस। डक्टाइल मीन्स डक्टिलिटी और ब्रिटल है ब्रिटलनेस, राइट? व्हाट इज डक्टाइल? डक्टाइल तो कोई भी मटेरियल हो सकता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहलाई डक्टिलिटी, राइट? और व्हाट इज डक्टिलिटी? हाउ टू? property of metal that can be transformed into some other shapes like thin sheets or maybe wired or that. वायर्ड में मेलेबिलिटी आ जाता है। डक्टिलिटी का सिंपल वर्ड ध्यान रखो, यूनिक सिंगल वर्ड है। डक्टिलिटी मीन्स सिंपल, लार्ज और एनी एंटी परमानेंट और प्लास्टिक डिफ। अब एक्चुअली ये आपके पहले आपको पढ़ लेना चाहिए था, तो जिससे कि हम सीधे आगे जाते हैं अभी, लेकिन हमको कैसे आगे आएंगे? तो फिर आपने एयर मटेरियल में क्या पढ़ा? Sir, material is yet taught till defects in critical systems. डिफेक्ट्स तो बाद में आएंगे, पहले मटेरियल तो पढ़ लो। Yes, sir. डिफेक्ट तो मटेरियल के अंदर ही होंगे ना, तो मटेरियल कहाँ है? Yes, मुझे sir. और थोड़ा एक्सप्लोर करो, और भी बहुत स्टूडेंट है इस क्लास में। एयरक्राफ्ट मटेरियल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा क्या? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? Plastic deformation. पढ़ा भाई डिफॉर्मेशन? No, sir, not yet been taught. यार तो पढ़ा क्या? मैंने आपको इतनी बार समझाया है। मैं मैकेनिक्स में भी बोलता था कि सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। व्हाई वी रीड? जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं पेपर में, पेपर खराब कर रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? फिजिकल लाइफ में मैं क्या करूंगा इसका मुझे पता होना चाहिए। Yes, sir. तो एयरक्राफ्ट मटेरियल इंजीनियरिंग में फिर क्या डिफेक्ट्स पढ़ लिए, और क्या पढ़े? Sir, डिफेक्ट्स और critical मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, और बताओ। Sir, only 1 or 2 classes has been done of aircraft material engineering, so that's why, sir. बस
Yes, sir. सर यस सर। सर उसका तो सेकंड मिड टर्म भी नहीं हुआ। तो यार थर्ड में तो अपनी बहुत क्लास हुई थी। Sir, the aircraft material engineering faculty member was somehow fell ill, so he was admitted to the hospital for a long time अच्छा because अच्छा, of that. संजय संजय। Yes, sir. ओहो। यस सर। So that's why he was unable to take the classes at the time, but he uploaded the relevant material, but till the defects itself. ओहो, वो डिफेक्ट्स आ गए। Yes, sir. जस्ट होल्ड इट। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो वो आपका थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, तो थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो डक्टिलिटी हुआ लार्ज परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना। ये वाला जरूर आ गया है वर्ड बीच में टेढ़ा, बाकी तो लार्ज और परमानेंट तो सबको समझ में आता है। अब देखो भाई क्या क्या लिखा है मैंने। डक्टिलिटी इज लार्ज और परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेल्यूर। ब्रिटलनेस को मैं यही लिख देता हूँ, इसका अपोजिट है ब्रिटलनेस, कुछ नहीं है। जीरो, जीरो तो नहीं होता संभवतः, और वेरी लेस, वेरी लेस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन बिफोर फेल्यूर। आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीटली, ठीक है। आई एम Yes, नॉट sir. राइटिंग कंप्लीटली। अब इसमें क्या है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, के अंदर एक चीज आती जा रही है, तो जब तक इनका एलोबरेशन नहीं होगा, जब तक अपन हुक्स लॉ को कंप्लीट कैसे करेंगे, ये दिक्कत है थोड़ी सी। तो इसको करो, क्या करेंगे। क्या लिखा मैंने, उल्टा चलो, उल्टा उल्टा चलो, क्या लिखा ये वर्ड फेलियर। तो पहले तो फेलियर पे आ जाओ। क्या होता है फेलियर, व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर। Sir, complete breakdown और in terms of metal torn apart. एनी अदर, बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास में। Sir, can never get to the original shape. आफ्टर लोडिंग, ये रिमूवल ऑफ लोड। Sir, after loading, sir. और बताओ। Sir, after removal of load. Sir, once applied the load, failure refers to the state when the metal cannot return or the material cannot return to its original position when the load is removed. मैं मटेरियल लोड की बात तो कर ही नहीं रहा, मैंने क्या लिखा है मटेरियल और लोड समथिंग नहीं लिखा है। No, sir. फिर सिंपल में आओ, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। जितने सिंपल में पहुंच जाओगे उतनी नॉलेज रहेगी, और जितनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आते जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाएगी, ध्यान रखो। Yes, sir. तो फेल तो एक तो एग्जाम में फेल पास हो गए, अरे एक दूसरा फेलियर हो गया, ये अपना इंजीनियरिंग में हो गया, राइट। Sir. इंजीनियरिंग फेलियर में क्या होगा, दो टाइप के फेलियर होंगे, है ना। एक तो कंप्लीटली आपका बॉडी ब्रेक हो गई, बॉडी विल ब्रेक, टूट जाएगी, टूट गई तो मतलब फेल हो गई, राइट। इंजीनियरिंग फेलियर, द वर्ड Yes, sir. इज इंजीनियरिंग फेलियर, ब्रेक। दूसरा वाला फंक्शनिंग, जस्ट की पॉइंट फंक्शनिंग, फंक्शनिंग। फंक्शनिंग मीन्स वी टेक ए स्प्रिंग, पेन की स्प्रिंग रखी हुई है, राइट। पेन की स्प्रिंग रखी हुई है, इसको इसके ऊपर मैं दुनिया भर का लोड लगा दूं, इधर भी मतलब पेन से बाहर निकाल के इस स्प्रिंग के ऊपर मैं ये टेंसाइल लोड लगा दूं, तो क्या होगा, हाई मैग्नीट्यूड, Sir, लार्ज wire मैग्नीट्यूड, सीधा। ये वायर बन जाएगा, है ना, है ना। Yes, उसके sir. बाद में जब आप लोड को रिमूव करोगे तो क्या होगा, वो एक वायर ही रह जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब ये स्प्रिंग की फॉर्म में नहीं है, तो अब ये जो है स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो टूटा नहीं है, लेकिन
इसकी जो फंक्शनिंग है वो गायब हो गई। नहीं, Yes, sir. कभी Yes, कभी sir. बच्चे ऐसे पैसे निकाल के तो ज्यादा खींच देते, तो स्प्रिंग सपोज करो वायर तो क्या बना, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, लेकिन वो परमानेंट शेप का हो गया, वो तो बेकार हो गया, स्प्रिंग दोबारा नहीं बनती, फिर वो दिक्कत आती है, तो अब वो काम नहीं करेगी। तो इज अ टाइप ऑफ इंजीनियरिंग फेलियर, कंप्लीटली ब्रेक हो सकता है या फिर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, है ना। गाड़ी के शॉकर्स है अपने, बाइक में होते हैं शॉकर्स, Yes, sir. है ना, वो बहुत जब Yes, sir. टाइम पे बाद जाते हैं उसके पास तो कहता है यार आपके शॉकर खराब हो गए भाई, टूटा थोड़ी है और कोई शॉकर टूटा थोड़ी है ना, टूटा वूटा कुछ नहीं है, Yes, sir. लेकिन वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब इट इज टाइप ऑफ फेलियर। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो या तो टूटेगा या फंक्शनिंग में वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, दोनों जो वर्ड है रिलेटेड टू विद फेलियर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चलो उल्टे चलो वापस, ये तो फेलियर हो गया है ना। अब आ जाओ लार्ज, परमानेंट और प्लास्टिक। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज सेम एज परमानेंट डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक वर्ड इज इंजीनियरिंग वर्ड और सिंपल वर्ड इज लार्ज और परमानेंट। द परमानेंट रिलेट विद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो क्या मतलब है, देखो सिंपल वर्ड्स का डेफिनेशन पढ़ लो। लार्ज और परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर, टूटने के पहले या फंक्शनिंग इम्प्रॉपर होने से पहले आपको दिखाई देगा। यू कैन चेक, टूटने वाला है, रुक जाओ भाई, आपको दिखेगा, है ना। तो इसको मैं अगर छोटा सा इसके साथ में वर्ड जोड़ दूं तो ये हो जाएगा प्रायर इंफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। आप देख पा रहे हैं कि इस डेफिनेशन में कहीं भी टेक्निकल वर्ड का यूज हो रहा है? नहीं, प्रायर पहले, इंफॉर्मेशन सूचना, बिफोर पहले, फेलियर फेल होना, एक जनरल वर्ड्स काम में ले रहे हैं अपन। Yes, sir. यही होना चाहिए, यही होना चाहिए सब्जेक्ट में। जितनी कोशिश हो जाए, जितने आप जनरल में आ जाएंगे, आप ये समझ जाना कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया, है ना। तो प्रायर इंफॉर्मेशन बिफोर फेलियर, फेल होने से पहले आपको सूचना मिलेगी, बॉडी आपको कुछ ऐसा इंडिकेशन देगी, टूटने वाला है भैया, छोड़ दो, टूट जाएगा, है ना। तो इंफॉर्मेशन कैसे देगी? तो ये ले लेते हैं इंफॉर्मेशन कि अपन ने ये डक्टाइल मटेरियल लिया। एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मटेरियल मीन्स सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्टील और माइल्ड स्टील, है ना। इसको अगर मैं लोड इसके ऊपर लगाऊं, धीरे धीरे बढ़ाता जाऊं, राइट, तो क्या इट इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अच्छा, लेंथ बढ़ेगी, अगर ये क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है डी, तो लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर पे क्या इफेक्ट आएगा? Sir, less आएगा diameter. Reduce the- थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये Yes, sir. माइल्ड स्टील की रॉड है ना, लोड लगाओगे तो ये आपको डायमीटर जो रिड्यूस होगा वो विजिबल नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं आपको, है ना। लेंथ तो आपने क्या है, एक एक्सटेंसोमीटर लगाया, इट इज सिंपली ये एक्सपेरिमेंट। ये जो सारा कहानी चल रही है, इट इज ए एक्सपेरिमेंट जो लैब के अंदर परफॉर्म होता है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा, है ना। तो अभी इसमें क्या किया अपन ने, ये डायमीटर डी, ये आपको नहीं दिखेगा, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मैं बिल्कुल जनरल ले रहा हूँ, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपको दिखेगा। तो आप लोड की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, है ना, लोड बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको क्या क्या बन गया, ये बन गई नेक, इसको बोलते हैं नेक फॉर्मेशन। नेक मीन्स गर्दन, नेक बन गई। नेक आपको दिखेगी, लोड बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते रहो बैठे बैठे, जब लोड की वैल्यू बहुत ज्यादा सर्टेन में बढ़ती जाती है, लास्ट में आगे क्या क्या बन जाएगा, एक नेक आपको दिखेगी। ये यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, मुझे पता नहीं कहाँ बनेगी, जहाँ बनेगी जहाँ पर मटेरियल डिफेक्ट होगा, जहाँ मटेरियल की एब्सेंसी होगी,
कोई कैविटी है, कुछ भी कारण हो सकता है ना। तो ये नेक हो गई। तो ये नेक आपको इन्फॉर्म करेगी, ये नेक आपको दिखेगी, ये दिखेगी आपको। तो इट गिव्स प्रायर इंफॉर्मेशन कि अब बॉडी कभी भी फेल हो सकती है, टूटने के लिए तैयार। रुक जा, लोडिंग आउट। दैट आई कॉल डक्टिलिटी। Yes, sir. Location of necking. Location of necking depends on the interior distribution of material. अंदर मटेरियल के अंदर क्या है मैंने थोड़ी देखा है, अंदर क्या लोड चल रहा है कि जो जहां से मटेरियल आ रहा है, अब प्रकृति ने उसको अंदर से कहीं से खोखला बनाया है, वहां से वो कमजोर रहेगा, वहीं से टूट जाएगा। तो लोकेशन ऑफ नेकिंग में डिफर, वो कहीं से भी बन सकती है जहां पर डिफेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। गेटिंग? तो ये हो गया नेक, ये आपको नजर आएगी, दैट आई कॉल, है ना। और इस नेक वाला मामला क्या है, आपने लोड लगाते गए लगाते गए लगाते गए, अपने फिर दोबारा आएंगे इसके ऊपर, लगाते गए नेक बन गई। अब अगर मैं लोड को रिमूव कर दूं तो ये नेक तो बनी रहेगी। नेक अब बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगी, ये नेक बनी रहेगी, है ना। तो ये हो गया परमानेंट डिफॉर्मेशन, है ना। अप्लाइड लोड बहुत ज्यादा लगा दिया आपने स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई, गेट्स परमानेंट। आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड द वायर डजंट गेट रिकवर फ्रॉम सिंपल वायर इनटू सर्कुलर फॉर्म, नहीं आएगा वो। इट्स सिंपली मीनिंग फंक्शनिंग बंद हो गई, लेकिन आपको एक सूचना मिल रही है। तो इसमें आपको सूचना मिल गई, इसको लोग आप, है ना। तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट का इस सिंपली ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली, उससे समझ में आता है। तो अभी जनरल बात कर रहे हैं, पर ये नेक वेक, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या हुआ, इट इज सिंपली ये। अब इसमें थोड़ी दिखेगा मेरे को नेक बनता हुआ, ये जो वायर है इसमें क्या दिखेगा नेक वेक, नहीं दिखेगी मेरे को, क्योंकि इसमें जो फेलियर हो रहा है वो फेलियर विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन हो रहा है, फंक्शन नहीं करेगा, है ना। तो ब्रेक डाउन भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। ये वाला एग्जांपल नेक वाला किससे संबंधित हो गया, ब्रेक से संबंधित हो गया। तो डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल कहाँ यूज में ले रहे हैं। गेटिंग? यस सर। है ना। तो ये तो हो गया डक्टिलिटी। अभी रुक जाओ, Yes, अभी sir. रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो डक्टिलिटी हो गई। लॉट ऑफ एग्जांपल फॉर डक्टाइल मटेरियल, है ना। माइल्ड स्टील हुआ, एटसेट्रा, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब डक्टाइल मटेरियल के एग्जांपल है ना, कोई बात नहीं। अब आ जाओ ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस और ब्रिटलिटी, ये क्या होती है ब्रिटल, ये इसका अपोजिट है। तो लिखा है जीरो और वेरी लेस डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। इसमें कभी भी परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको दिखे, मतलब फेल होने से पहले आपको नजर नहीं आएगा। मतलब ये बॉडी है, अगर ये ब्रिटल मेटल का एग्जांपल हो गया, सबसे बढ़िया है कास्ट आयरन। आपने लोड लगाया, लगाते रहो आप बैठे बैठे, थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी, दिखेगी नहीं वो भी, और अचानक सडन फेल, दैट द मीन सडन फेल। ये सडन फेल नहीं हो रहा है, ये तो आपको नेकिंग दे रहा है भाई, नेकिंग के बाद फेल होना चालू होगा, ये सडन फेल है ना। तो वी कैन से नो इंफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। ठीक है, नो इंफॉर्मेशन Yes, sir. बिफोर फेल। अब मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ, क्योंकि फिर अपन वाइब्रेशन चालू करेंगे तो उसके बीच में अपन इसके न्यूमेरिकल दे देंगे। तो ये तो अपन जनरल वर्ड हो गया कि क्या डक्टिलिटी हुआ, क्या ब्रिटलनेस हुआ, है ना। घूम फिर के आ रहे हैं अपन हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कुछ नहीं कहता, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट यह है
इन्हें अभी याद कर लो उसको, है ना, फिर समझ लेंगे, फिर समझ लेंगे उसको। इसके ऊपर पूरे एक घंटे का लेक्चर है। इन ए लीनियर इलास्टिक रेंज stress is directly proportional to strain. In a linear elastic range, stress is proportional to strain. Elastic range. After removal of load, body gets original shape and size. Elasticity. Elasticity. बस थोड़ा सा इसको लर्न कर लो, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, आ जाएगा ये। यंग मॉड्यूलस, मटेरियल की प्रॉपर्टी। आई एम राइटिंग हियर ए स्टेटमेंट materials obey Hooke's law. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस, चाहे नॉर्मल स्ट्रेस कह दो या शेयर कह दो, कोई भी सबके लिए है वो। तो मटेरियल्स ओबे हुक्स लॉ मस्ट बी इलास्टिक। जो हुक्स लॉ को ओबे करेंगे वो इलास्टिक होंगे, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट each and every elastic material obeys Hooke's law. जो हुक्स लॉ को ओबे करेगा वो इलास्टिक होगा, और सारे इलास्टिक मटेरियल जरूरी नहीं है हुक्स लॉ को ओबे करें। बात समझ में आ रही है? यस सर। अरे अभी कहाँ समझ में आई, अभी तो आधी अधूरी चीज होगी। चलो न्यूमेरिकल को रहने दो, आप इसको थ्योरी देखो, वरना मुझे भी मामला जमेगा नहीं कि क्या इलास्टिक रेंज और क्या नॉर्मल और क्या है। देखो, वी आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, है ना। अब ऑन पेपर तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर ये बॉडी है, लोड उसकी ओरिजिनल लेंथ L है, और लोड लगाया आपने कितना P, तो इट इज अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लोड इज 0 to P, है ना। इस लोड के कारण ऐसी कुछ लेंथ बढ़ेगी, ये लेंथ बढ़ गई, लोड लगा हुआ है इसके ऊपर ना, लेंथ Yes, sir. थोड़ी बढ़ गई। तो जो लेंथ बढ़ी है वो मैंने मेजर कर ली, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, वी कैन मेजर इट, हमने मेजर कर ली, है ना। तो टेंसाइल लोड है, तो बॉडी में क्या स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, और जब स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है तो बॉडी गेट डिफॉर्म। तो किस टाइप का डिफॉर्मेशन है कि लेंथ जो है इसकी एलोंगेट हो रही है, तो इसको बोलते हैं अपन वर्ड स्ट्रेन, स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेन सेम नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन।
अभी कौन सा इंड्यूस हो रहा है बॉडी में? टेंसाइल स्ट्रेस। तो बॉडी में क्या इफेक्ट आया, किस तरह डिफॉर्मेशन है? टेंसाइल स्ट्रेन बॉडी में आया। और स्ट्रेन क्या है? इस स्मॉल ई। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बात समझ रही हो मेरी? आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इट इज एवरेज। स्ट्रेस भी एवरेज निकाला है मैंने और स्ट्रेन भी एवरेज ही निकाला है मैंने। लोड लगा दिया, कितना खींचा, इनिशियल में 1 मीटर का था, खींचने के बाद 1.5 मीटर हो गया, तो भैया कितना 50 सेंटीमीटर चेंज इन लेंथ हो गई। एवरेज वैल्यू, इंस्टेंस वैल्यू नहीं है, एवरेज वैल्यू। लोड लगाने के बाद में इतना मुझे चेंज इन लेंथ मिला। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना? क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ हो गया तो ई की यूनिट क्या हो गई? इट इज यूनिटलेस। इसमें काम में आएगा ये कर्व में, इसलिए ले रहे हैं इसको, है ना? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन, है ना? तो जब टेंसाइल लोड लग गया तो मतलब ये जो ई आएगी अपनी वैल्यू, इसका नेचर क्या आएगा? ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर कंप्रेसिव लोड होता तो चेंज इन लेंथ क्या मिलता हमको? नेगेटिव मिलता, राइट? भाई Yes, sir. अब अपन एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या करते हैं, हम एक सर्कुलर रॉड लेंगे जिसकी लेंथ है एल, है ना? माइल्ड स्टील की कंपोनेंट लेते हैं, सिलेंड्रिकल एलिमेंट, और इसको लगा दिया हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल क्यों कहा गया है? क्योंकि वी कैन कंडक्ट lot of experiment on same machine lot of means nature। टेंसाइल आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कंप्रेसिव लोड लगा सकते हैं, बेंडिंग आपके आगे आएगा, अभी बेंडिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना? दुनिया भर के काम एक ही मशीन पे हो रहे हैं, तो इसको अपन ने कह दिया यूनिवर्सल। टी फॉर टेस्टिंग, एम फॉर मशीन, है ना? तो मशीन में कुछ नहीं है, ये मशीन लोड लगाती है बस। ये कंपोनेंट है, इसके ऊपर यहाँ से इसको पकड़ के रखा हुआ है मशीन ने, और यहाँ से मशीन इसको ऊपर खींचना चालू करेगी। आर यू गेटिंग? Yes, sir. अब ये जो मशीन है ये अपने लैब में है, सिविल इंजीनियरिंग की जो लैब है उसमें ये मशीन इक्विप्ड है। एक मशीन की कॉस्ट 1.25 करोड़ है, एक मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपए है। 1.25 करोड़ वाली जो है वो थोड़ी प्रिसिशन है ना? कांच में रखी हुई है, करती कुछ नहीं है, चीज़ वही है, लेकिन विद एक्यूरेसी आपको रिजल्ट देगी। तो वाई एक्सेस पे क्या ले रहे हैं अपन, अब समझ लो इसको, ये सारी कहानी आ जाएगी इसके अंदर, है ना? ये ले रहा हूँ मैं स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है बॉडी में? टेंसाइल स्ट्रेस। और ये ले रहा हूँ मैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस को मैं ढूंढ के लिख दूं पी अपॉन ए। Yes, sir. वाई एक्सेस पे ले रहा हूं मैं स्ट्रेस पी अपॉन ए। ये पी क्या है? अप्लाइड लोड। उतना ही रेजिस्टेंस लगेगा। वैसे क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना? तो रेजिस्टेंस फोर्स तो सेम है जो आप अप्लाइड लोड पी कर रहे हो, क्योंकि मशीन ने क्या कर रखा है, मशीन ने इस इक्विपमेंट को, ये जो आपका ये जो एलिमेंट है, इसको एक तरफ से पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से मशीन इसको ऊपर खींच रही है ना? यहाँ से फिक्स है, ऊपर से खींचेंगे इसको, अप्लाइड टेंसाइल लोड, ठीक है ना? एरिया क्या है इसमें? अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और डायमीटर डी है तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी? Pi r square. पाई बाई 4 डी स्क्वायर, राइट? Yes, sir. लेकिन जब मैं लोड बढ़ाऊंगा तो लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर क्या होगा? घटेगा. घटेगा, कम होगा। तो ये कौन सा पी अपॉन ए जो वाई एक्सेस पे है, ये पी तो एक्चुअल लोड है जो मशीन लगा रही है, और ए जो है इन कैलकुलेशन और जो मशीन लेती है, ये जो एरिया इज द ओरिजिनल एरिया।
AO naught original. This diagram based on original cross section area. ये लेके चल रहे हैं अपन, ये लेके अपन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, ये लेके हमने डायग्राम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले रहे हैं हम, थ्रू आउट यूनिफॉर्म ले रहे हैं, हम नहीं छेड़ रहे एरिया को। एरिया की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हो गई। तो अब सीधे सीधे बात ये हो गई, जब एरिया कांस्टेंट हो गया, इधर से लेंथ कांस्टेंट हो गया, तो ये डायग्राम क्या हो सकता है, लोड वर्सेस चेंज इन लेंथ। आर यू गेटिंग? Yes, sir. ये तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, नेचर सेम आएगा, नेचर विल बी सेम, है ना, क्योंकि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया और ओरिजिनल लेंथ ये वैल्यू सेम मैंने मेजर कर ली, है ना। तो वी कैन से स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व और लोड वर्सेस चेंज इन लेंथ कर्व। स्ट्रेस वर्सेस कौन सा स्ट्रेस है भाई, कौन सा स्ट्रेस लगाया हमने, तो ये लो कर दिया हमने कंप्लीट टेंसाइल स्ट्रेस, और ये कंप्लीट कर दिया हमने टेंसाइल स्ट्रेन। ये अब वाई और एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गए कि वाई पे मैं टेंसाइल स्ट्रेस ले रहा हूँ, है ना, और एक्स पे मैं टेंसाइल का स्ट्रेन ले रहा हूँ, है ना। मशीन कंप्रेसिव लोड भी लगा सकती है। अभी मैं जो एक्सपेरिमेंट कनेक्ट कर रहा हूँ वो किसके लिए कनेक्ट कर रहा हूँ, टेंसाइल के लिए। चलो जी लगाओ, लोड लगाओ इसके ऊपर, है ना। आप इसको लोड लगाते हैं, एक सेकेंड। चलो लोड हमारे स्टार्ट करें। अभी स्टार्टिंग में कितना लोड है मशीन के ऊपर, 0. 0। चलो मशीन धीरे धीरे लोड लगाती है ना। अब वो जो मशीन लोड लगा रही है, मे बी हाइड्रोगली, मतलब हाइड्रो उससे हो रही है, हाइड्रोलिक से हो रही है, किससे ऑपरेट हो रही है, वो अलग अलग तरीके के नेचर है, न्यूमेटिक है, हाइड्रोलिक है, जिससे भी अप्लाइड लोड लगा। स्टार्ट फ्रॉम 0, समझते हैं ना भैया, है ना, कहानी खत्म हो जाएगी आज ही वाली। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ मेजर करने के लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसोमीटर। सस्ती मशीन है तो मैं एक्सटेंसोमीटर लगा रहा हूं, और वो 1.25 करोड़ की मशीन जो सिविल इंजीनियरिंग लैब में इक्विप्ड है, ये भी इक्विप्ड है, दोनों इक्विप्ड है, उसमें ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर आपको शो करेगा। गेटिंग? Yes, sir. भाई उसमें ऑटोमेटिक है, और क्या इसमें मैं फिजिकली मेजर करो आप। एक्सटेंसोमीटर कुछ नहीं, कंपास होता है, कैसे लगा दो, है ना, इसको मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया, कहीं भी लगा दिया तो वो चेंज इन लेंथ को देगा। अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे, है ना। तो एक्सटेंसोमीटर चेंज इन लेंथ, लोड बढ़ा रहे हो, लेंथ बढ़ रहा है, समझते हैं ना आप। कौन सा मटेरियल बात दे रहे हैं अपन, मटेरियल इज माइल्ड स्टील, मटेरियल इज माइल्ड स्टील। चलो जी बढ़ाओ, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ये पॉइंट आ गया सबसे पहले, है ना, पहला पॉइंट। अभी कौन सा पॉइंट है, चलो रुको, अभी चल रहे हैं अपन आगे। फिर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली ये रीडिंग अपने पास आएगी फॉर माइल्ड स्टील। फिर इस पे करेंगे चर्चा अपन। थोड़ा सा ऊपर ही है, मैं बहुत नीचे ले आया इसको। ठीक है, लाओ। Yes, sir. अटेंडेंस अटेंडेंस जरा ले लें बच्चों की, है कि नहीं, गायब तो नहीं हो गए। अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद इज हियर। हेलो, जो एब्सेंट है अब्दुल माजिद, एब्सेंट है क्या, एब्सेंट है, चलो है क्या अब्दुल माजिद? Yes, sir.
अरे ये तो हरीश की आवाज है, तुम व्यास। अच्छा है, ठीक है। अभिनव व्यास, यस सर, प्रेजेंट सर। अक्षत, अक्षत भार्गव, ये निकल लिया, अरे दादा। अक्षत भार्गव एब्सेंट। चलो, अमनदीप, प्रेजेंट सर। भव्य प्रजापति, फटाफट बोलो, प्रेजेंट टाइम सर। कम है। प्रेजेंट देव सर। देव, प्रेजेंट सर। देवेंद्र सिंह शेखावत, दोनों सेम ही है सर क्या? देव और देवेंद्र एक ही है। ओके। दिनेश यादव, प्रेजेंट सर। हरीश गुजर, प्रेजेंट सर। हर्षिता जैन, प्रेजेंट सर। जफर खान, प्रेजेंट सर। कुलदीप नागर, यस सर। निकिता गुप्ता, प्रेजेंट सर। तृप्ति मीणा, प्रेजेंट सर। राहुल कुमार, यस सर। रोहित जैन, यस सर। रुचि लांबा, यस सर। सहर्ष मिश्रा, यस सर। शुभम सिंघारिया, यस सर। सुभाष चंद डांगी, प्रेजेंट सर। विशाल मेहरा, यस सर। योगेश कुमार, योगेश कुमार, यस सर। सर योगेश कुमार। ओके। युवराज सिंह, प्रेजेंट सर। हो गए, सब हो गए इसमें। तो इसमें कौन रह गया? सर वो अक्षत यमुनेश भार्गव को- प्रेजेंट सर। अक्षत भार्गव तो ये लेट आए क्या? क्या चक्कर है? नो सर, वो एक्चुअली लैपटॉप से ज्वाइन थे ना, तो उसमें आवाज नहीं जाती इसलिए। अच्छा, इसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? ओके, मैं दोबारा सर जगह आए करता हूँ। सुनी तो मेरा नाम नहीं आया। हाँ हाँ, मैं सबका नाम ले लेता हूँ। Sir, Abdul Majid left the class just now, so I guess he will not show in the attendance generated right now. ओके, ये यमुनेश कौशिक जो था, ये लीप वाला स्टूडेंट वो है? Yes, a leap student. वो कहाँ है इसमें? He left the class, I guess. नालायक, लेफ्ट होते रहते हैं, फिर कहते हैं बाद में गड़बड़ हो गई। चलो चलो, हटाओ। Sir, one question, sir. हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो। Sir, question is related to necking. अरे नेकिंग पे तो अभी बात ही नहीं हुई। पहले अपन इसमें चर्चा कर ले। है ना, फिर Yes, sir. पूछना, है ना। Yes, तो sir. बैठ जाओ, अब बैठ जाओ आराम से गार्डन में, है ना। अब बात कर लेते हैं इस पर। मटेरियल माइल्ड स्टील है ना। तो ये है एवरेज वैल्यू, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया इज कांस्टेंट। तो इट इज सिंपली टेक ए पी अपॉन ए। पी अपॉन ए इज एवरेज स्ट्रेस, पहली चीज। नॉर्मल स्ट्रेन, एवरेज स्ट्रेन। चलो, लोड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, चलता गया। ये चल रहा है लीनियर, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ये एमएस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, एमएस के लिए ये नीचे आ रहा है। तो चलता गया। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, इसको मैं शो कर रहा हूँ P, 2 मिनट के लिए। दूसरा इसके जस्ट बगल में ही है, उसको मैं शो कर रहा हूँ E, है ना। उसके आगे वाला टॉप पॉइंट है, उसको मैं कर रहा हूँ UY। सबसे नीचे वाला है LY। सबसे टॉप पॉइंट है अल्टीमेट U, F फेलियर। ये तो मैंने एब्रीविएशन लिख दिए जिससे कि मुझे ध्यान रहे,
कि मुझे समझाना क्या है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग अब आप ये देखो पहले कि फ्रेम में आपको पेपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों साथ में चलेंगे। आपको दोनों दिख रहे हैं क्या? दिख रहा है Yes, sir. ओ बैटरी लो हो गई लैपटॉप। चलो बैटरी मोबाइल की कोई बात नहीं, इसको तो देखेंगे अब जैसा भी होगा। सर ब्लर हो गया है। ब्लर क्या, बैटरी लो हो गई तो ब्लर ही होगा, क्या होगा। हो गया काम। कितना हो गया? 1:25। रुक जाए और तो क्या है, स्टॉप कर लेते हैं हम, है ना। ठीक है ना, तो आज तो स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है। हेलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, कल मेरी एग्जाम ड्यूटी है तो कल क्लास नहीं होगी, नोट कर लेना भाई, 2 तारीख को। Yes, sir. अब आप लिखते रहो बैठे बैठे क्लास कब कब नहीं होगी। 2 तारीख को एग्जाम ड्यूटी है, क्लास नहीं होगी। 5 तारीख को इंस्पेक्शन का ड्यूटी है, क्लास नहीं होगी। ओके सर। Yes, sir. ओके सर। ठीक है। सर, 2 और 5 कॉलेज के लिए कोई इन्फॉर्मेशन? कौन सा कॉलेज? अपने कॉलेज Sir, college नहीं, reopen होने का notification आया था। वो तो गवर्नमेंट देगी ना, वहां से आएगा तो Sir, पता दे दिया लग ना जाएगा। sir government ने। दे दिया, मिल गया क्या कुछ आया? Yes, sir. 8 तारीख से ओपन करने के बाद के गवर्नमेंट ने। न्यूज़पेपर में आया था। हाँ तो ओपन हो जाएगा तो आ जाना आप लोग। Yes, है ना, sir. है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन जो सब और क्या वैसे ही लेंगे, है ना। दोनों ले लें। चिंता मत करो, सब जैसा वैसा लेंगे अपन, है ना। Sir, ठीक है, exam आप- online कीजिएगा। अरे ये परीक्षा कॉलेज ये सब परिभाषाएं मुझे नहीं पता। आप मॉस पूछे और वाइब्रेशन पूछे बस, इसके अलावा जो सारी चीजें आप ऑफिस से पता करें। गेटिंग? Yes, sir. ओके। Yes, sir. थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर।